अस्सलाम वालेकुम, मैं अहमद मुश्ताक, क्रिएटर ऑफ हलीमा फाउंडेशन कश्मीर। आज मैं आपके साथ वो टॉपिक शेयर करना चाहता हूँ। आज सुबह तीस साल वन तान में वारियान वीडियोन मज बोन कि यह मिथ अस यादन पोशो वनान इमन दुआ। उसमें पहली बात यहूदी आते हैं, इजराइल आता है। आज मैंने 4 महीने से उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया, उनके बारे में रिसर्च किया है और आज मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहली बात, हमेशा कोई वैलेंटाइन डे हो, कोई भी मीडिया में कोई प्रॉब्लम हो, हम कहते हैं यहूदियों की पॉलिसी है। कभी कभी हम पूरी मीडिया को कहते हैं इनको यहूदियों ने बिल्कुल अपने कब्जे में रखा है। जो हमारे अरब के मुसलमान है जनान करना सिर्फ खुदा को खुश करने के बजाय वो इजराइल उनको खुश करना चाहते हैं। अगर मैं आपको आज रियलिटी बताऊंगा, क्योंकि किसी भी चीज पे भरोसा मत कीजिए जब तक आज मैं बिना किसी मजहब की मजहबी पहलू योगुन त्रोइत नफरत मुसलमान यहूदन योगुन त्रोइत पर्सनल रंजिश योगुन त्रोइत ये सो पते बनान डॉक्टर अहमद मुश्ताक कि मुझे यहूदियों की पॉलिसी का हिस्सा मत समझिए। लेकिन मैंने एक कसम खाई है कि मैं किसी बात पे तब तक यकीन नहीं करूंगा जब तक मैं उस पे खुद रिसर्च, जब तक मैं उस पे खुद इंफॉर्मेशन, जब तक मैं खुद उस पे सॉलिड इंफॉर्मेशन कलेक्ट ना करूं, तब मैं किसी चीज पे भरोसा करूंगा। आज मैं आपको कहता हूं जो हम यहूदियों के बारे में कहते हैं, लेकिन इससे हमें ना नहीं करनी। मालूम की काबिल अगर पते वनो सिर्फ 8.5 मिलियन की आबादी वाला मुल्क, पूरी दुनिया में उनकी डिमांड इतनी ज्यादा क्यों है? पूरी दुनिया में उनका बोला बाला क्यों है? अगर अमेरिका में इतने इंटेलिजेंट लोग हैं, अगर अमेरिका के पास इतनी टेक्नोलॉजी है, लेकिन फिर भी वो यहूदियों से हर कोई मशवरा लेते हैं। अगर कोई भी मुल्क ले लो, अगर ये सिर्फ 85 लाख वाला मुल्क है, अगर मैं अपने जम्मू कश्मीर की बात करूं, हमारी पॉपुलेशन मोर देन 1 करोड़ है। अब आप खुद सोचिए 85 लाख वाला मुल्क इतने दुनिया पे कैसे अपनी डोमिनेंस दिखा रहा है? क्या है इनमें इतना? क्या करते हैं ये? यीशु में तो गवर्नर मुसलमान ने पोशो दुआ। मैं इस चीज को बिल्कुल डिनाई करता हूं। डॉक्टर मुश्ताक की किसी चीज में दुआ नहीं होती है। सारी माजिज़ा में कोई कहूं कि जान सुबह जी यहूदी जान सो यमिस तोड़े टायर्स लगे यहूदी जान का यमिस कल ओस वारिया बोर्ड तथ मज टेक्नोलॉजी सोरी सिस्टम। हर कोई बच्चा यम माज हंदिस बिस्तरस पे पेशाब कोर यमिस खड़ा पेशाब चल नीरित वही आर सेम रेस तिथे के तमो ति जन्म निमुत यकन अछ निमुत तिम ते दोस तिथे के माज यरमुस नवदेतन पत्नु तिमन ते बनो कोने जायगोट फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल, तब वो बन गए। फिर उन लोगों ने जन्म ले लिया। लेकिन एक बच्चे को आप कुत्ता भी बना सकते हो और एक बच्चे को आप शेर भी बना सकते हो। मेरी माँ बचपन में मुझे कहती थी कि अगर मोहल्ले में 12 कुत्ते भौंक रहे हो, बेटा तू 13वां मत बनना तो शेर बनना है। जब शेर सुबह एक बार डालता है पूरी जंगल में, बाकी सब काम तो उसकी शेरनियां करती है। शेर होता है। लेकिन हम हमेशा अपने बच्चों को वही गीदड़ बनाना चाहते हैं, वही लोमड़ियों का आवाज जब हर रोज सुनते हैं तो हम अपने बच्चे को कहते हैं मुर्गी चुराना सवाब है, मुर्गी चुराना जुर्म नहीं है, क्योंकि हमारे वाज खाने ऐसे है। रियलिटी बताओ, रियलिटी सुनो। यहूदियों की जो नफरत है, मैं ये मानता हूं सबसे बड़े दुश्मन है हमारे मजहब के। लेकिन हमें हमारे नबी पाक दुनिया के सबसे बड़े लीडर ने हमें कहा है कि पॉलिसी को वाज़िह करो। ये करते क्या है? इनकी डिमांड क्यों है? ये सबसे ज्यादा क्यों है? हर किसी चीज में, हर किसी टेक्नोलॉजी में, हर किसी डिसीजन मेकिंग में सबसे फास्ट यहूदी है। अगर ये सिर्फ भिखारियों बेचान तिमन यूरोपियन जेलन मज, लेकिन यम जन बेचन वाले तिम जेलन मज ती बेचान अब वो नेबर किन बेचुन, मगर वो जेल में भी भीख मांगते थे। लेकिन इतनी पावर कहां से आ गई कि तिमो पूर बोल्ड पानिस अथस मज वनो नहीं जनान चोर अरबी तिम चन खुदा इस खुश करन कि मगर इजराइल गसन खुश गसन। युस का कंट्री का लीडिंग कंट्री डेवलप्ड कंट्री माने इस बनान वो भी पहले इजराइल को खुश करना चाहते हैं, बाद में अपने मुल्क की टेक्नोलॉजी देखते हैं। लेकिन हर कोई चीज, हर कोई क्वालिटी इजराइल में क्यों है? हमारे पास क्यों नहीं है? वजह क्या है? आज मैंने एक कसम खाई है कि बिना किसी बायस, बिना किसी मजहबी पहलू, बिना किसी रंजिश के मैंने जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, लेकिन मुझे इस्राइल पॉलिसी का हिस्सा मत समझिए। प्लस लेकिन मैंने कसम खाई है हलीमा फाउंडेशन की, मैं जो भी बात कहूंगा चाहे किसी को बुरी लगे या अच्छी लगे, लेकिन मैं ट्रुथ कहूंगा, फैक्ट
जो है जिससे हम पीछे भाग रहे हैं, वो मुझे आज आप लोगों के साथ शेयर करना है, क्योंकि मैंने इस पे पूरे 6 महीने पूरा रिसर्च किया है कि व्हाई इसराइलीज आर मोर इंटेलिजेंट देन वर्ल्ड। क्यों 85 लाख की आबादी वाला एक छोटा सा, अगर हम दिल्ली, अगर हम यूपी की बात करें, उसकी आबादी उनसे 5 गुना ज्यादा है, 10 गुना ज्यादा है। अगर हम कश्मीर की बात करें तो हमारी आबादी इजराइल से ज्यादा है, तो क्यों वो डोमिनेंट है पूरी दुनिया पे। आज मैंने ये इन्फॉर्मेशन जो कलेक्ट किया है उसी क्वेश्चन पाइन शेयर कर 62 मित्र थे याद किए यखने इस पोशो अच्छ मना निमंत्रण हुआ, लेकिन आज मैं आपको रियल फैक्ट बताऊंगा। जहां तक मैंने पिछले 4 महीनों से इस पे रिसर्च किया है, आज मैं और एक डिस्क्लेमर आपको मैं देना चाहता हूं। आज हैं जो इस्लामिक हिस्ट्री में हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें प्रिंसिपल्स बताए हैं, बदकिस्मती से हम सारे प्रिंसिपल्स भूल चुके हैं, लेकिन यहूदियों में वो सारे प्रिंसिपल्स अभी मौजूद है, वो कल्चर मौजूद है, वो सिस्टम मौजूद है जो हमें करना चाहिए था। हम इस मुसलमान सोसाइटी को हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें प्रिंसिपल दिए हैं, लेकिन बदकिस्मती से हम इसीलिए बैक ट्रैक पे जा रहे हैं क्योंकि हम वो सारे प्रिंसिपल्स बोल चुके हैं। वन बाय वन मैं आपको बताऊंगा। आई विल बी लेट बैक सून। मुझे पूरा यकीन है आप आज मेरी इस चैनल को सब माय डियर, मैं ये रिसर्च कर ही रहा था इसराइल मुल्क और इतनी कामयाबी वो छू लेते हैं, इसलिए मैंने इस वीडियो में ये आपसे कह रहा हूँ, हम किसी भी बयानबाजी के बाहर जाके आज हम इसराइल के मुतल्लिक बात करेंगे। जो मैंने रिसर्च, मैंने जो इस किताब का, इस किताब के नाम है जो स्टार्टअप, ये जो स्टार्टअप है, ये स्टार्टअप का मतलब ये होता है, अगर हम इसराइल की बात करेंगे उसको दुनिया का सब पहला मुल्क स्टार्टअप नेशन कहा जाता है। ये स्टार्टअप एक्चुअली होता है, यूनिट होते हैं कि किसी भी नए प्रोडक्ट को, किसी भी नए आइडिया को फिर प्रोडक्ट बनाने के बाद उस प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करना, इसी को स्टार्टअप कहते हैं। ये नए लड़कों के लिए स्टार्टअप यूनिट होते हैं। अगर हम पूरे इजराइल की बात करेंगे, वहां मोर देन 6000 से ज्यादा ये स्टार्टअप यूनिट्स है। इट मीन्स हर 1400 लोगों पे एक स्टार्टअप यूनिट है। इसका मतलब यह है जो नए 1400 लोग जो भी जन्म लेते हैं उनके लिए एक एक यूनिट है, उनको वहां पे ट्रेनिंग दी जाती है और उनको बड़ा उनके माइंड को रिफाइनमेंट की जाती है कि आप नया आइडिया बताओ, आप नया कोई प्रोडक्ट बताओ जिसको हम मार्केट में लॉन्च करेंगे। लेकिन बदकिस्मती से हम यहाँ जब पढ़ते हैं, न पेरेंट्स को पता होता है, 14-15 साल तक, 20 साल तक पता ही नहीं होता हम बच्चों को क्यों पढ़ा रहे हैं, और न बच्चे को पता होता है मैं क्यों पढ़ रहा हूं। बेसिकली अगर हम पढ़ने की बात करें, हर कोई पैसे कमाना चाहता है, लेकिन कोई भी सब्जेक्ट यहाँ कंपलसरी नहीं है, चाहे 5th लेवल से चाहे 10th लेवल से, कि हाउ वी मेक मनी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं आपको ये बिल्कुल ट्रुथ कह रहा हूं। कोई ऐसा कहेगा, कोई भी डॉक्टर बनाना चाहता हो बच्चे को, या IAS ऑफिसर बनाना चाहता हो, कोई भी, क्योंकि हम ज्यादा नौकरियों के पीछे भागते हैं। वो इसराइल मुल्क अपनी तरफ लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को अपने पास लाते हैं नौकरी करने के लिए। वो नए आइडियाज पे काम करते हैं और हम उन आइडियाज पे अपना टाइम स्पेंड करते हैं, और इसीलिए इसको स्टार्टअप नेशन। और अगर हम इसराइल की बात करें, ये इसमें स्टार्टअप यूनिट पे ये दुनिया का पहला मुल्क है जिसपे स्टार्टअप पे इतना कैपिटलाइज है, मौजूद है। इसका मतलब ये है कि वहां पे हर कोई लड़का पहले इसमें स्टार्टअप यूनिट में पहले एंटर हो जाता है और वहां से ट्रेनिंग लेता है। और इसका मतलब दुनिया में इतना एंटरप्रेन्योरल मुल्क कोई भी नहीं है जितना इसराइल है। अगर हालांकि उनकी आबादी कुल 8.5 मिलियन है, और वो इतने बड़े लीडर और इतने बड़े डिसीजन मेकर्स माने जाते हैं because of their principles. They follow the basic principles from childhood, and their parents follow the basic principles for their children from childhood. लेकिन बदकिस्मती से हम एक दूसरे को अपना प्रोफेशन चूज करते हैं। हमें चाहिए क्या? अगर एक शयन बालंतराय का साक्षात दंपत्य बनो से डॉक्टर, अगर एक का किसी भी चीज में उसकी सबसे ज्यादा अच्छी स्किल हो, क्या है नेचुरल स्किल भी हो, लेकिन वो उस पर रिफाइनमेंट कहता है, उसको घर वाले पेरेंट्स पकड़ के ये किताब मेरे हाथ लगी है, स्टार्टअप नेशन। मैंने इसमें कुछ सीक्रेट्स, कुछ रेसिपी हम मान लो कि मैंने इसमें निकाले कि इसराइल इतनी कामयाब क्यों है, क्यों इनकी इतनी डिमांड है, क्यों ये इतने इंटेलिजेंट है, हर किसी चीज़ में ये इतने ज़्यादा कामयाब क्यों है, इनके अच्छे सारी खुद ब्रोह पकान। और मैंने इसमें 5 प्रिंसिपल्स निकाले हैं, और पहला प्रिंसिपल जिस पे वो फॉलो करते हैं, जिसका ये पीछा करते हैं, वो है
फेल फास्ट एंड फेल फॉरवर्ड। सबसे ज्यादा अप्रिसिएशन में इजराइल में फेलियर्स को दी जाती है, क्योंकि उनको पता है जब फेल कोई हो जाता है तो उसको माले डाली जाती है कि इसने कोई कम्प्लेक्स चीज अपनी जिंदगी में अडॉप्ट की है इसलिए फेल हो गया। क्योंकि मैं हमेशा अपनी वीडियोस में कहता हूं जो आपको आता है अगर आप उसी को करते रहेंगे तो आप दुनिया में नाकामयाब है। लेकिन अगर आप चैलेंजेस फेस करेंगे, डिफिकल्टीज फेस करेंगे, जिसमें आपको ज्यादा पढ़ना हो, जिसमें आपको ज्यादा रिसर्च करना हो, जिसमें आपको ज्यादा टाइम स्पेंड करना हो, तो आपकी कामयाबी आपके पैरों तले है। लेकिन हम हमेशा इजी चीजों को हमेशा ढूंढते हैं और यहाँ पे फेलियर्स को सबसे ज्यादा लानतान किया जाता है। Godatias Mas, Patias Moj, Patias Mor, Patias Pop, Patias रिश्तेदार, प्रत्येक का रिश्तेदार चिम्स दूध लानतान करान, ये छुपा रट वट या नकल करे तिप्पस डिग्री पास करान। लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा फेल फास्ट फेल फॉरवर्ड, मैंने जो पहला प्रिंसिपल ये फॉलो करते हैं, ये है इनकी कामयाबी का सबसे बड़ा राज। क्योंकि ये फेल जब हो जाते हैं तो वहां पे उनको अप्रिसिएशन दी जाती है। और फेल फॉरवर्ड, आगे चलो, कीप मूविंग एंड फेल फास्ट। अगर जल्द फेल होना है तो जल्दी हो जाओ, ताकि हम किसी चीज में 20 साल लगा देते हैं और 20 साल के बाद हमारी बिजनेस जब फेल हो जाती है तो हम न घर वालों के रहते हैं, न हम अपनी पत्नी के रहते हैं, न हम समाज के लायक रहते हैं, न हम अपनी डिस्ट्रिक्ट के लायक रहते हैं, और न हम अपनी कौम के लायक रहते हैं, और न हम जिंदगी में किसी की हेल्प कर पाते हैं। इसलिए जब फेल होना हो तो फेल जल्दी हो जाओ, फेल फास्ट हो जाओ, फेल फॉरवर्ड। लेकिन रुकना नहीं है बेटा, आगे चलना है। कीप मूविंग, फेल हो जाओ लेकिन लगते रहो, चलते रहो, चलते रहो। ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें फरमाया है कि जब इंसान एफर्ट्स, उसको लगता है कि इंसान को मैंने बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाए, मैं फेल क्यों हो गया, लेकिन कुरान करीम में लिखा है जब फेल हो जाता है अल्लाह किसी को रुकाता है दब चुस दीवान, लेकिन उसमें उसकी ज्यादा अपॉर्चुनिटी बनती है। क्योंकि अगर वो फेल नहीं हो जाएगा उस स्टेज पे, आगे उसको बड़ी बला मार देगी। लेकिन जितना वो फेल हो जाएगा और उसी स्किल को पकड़ के रखेगा, उसी प्रोफेशन को पकड़ के रखेगा, उसी जॉब को पकड़ के रखेगा जिसमें वो फेल और फेल होता जा रहा है, उसकी कामयाबी उसके सर लिखी है। इसलिए फेल को लानतान मत कीजिए। फेल फास्ट, फेल फॉरवर्ड एंड फेल क्विकली एंड कीप गोइंग। हमेशा चलते रहो। ये पहला प्रिंसिपल है जिसका वो बहुत ज्यादा इजराइल फॉलो करते हैं। इसीलिए इजराइल, मैंने कहा कि वहाँ पे फेलियर्स को अप्रिसिएशन दी जाती है, इसलिए वो रिस्क टेकर्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। उनको पता होता है अगर हम फेल हो गए तो माशरा हमें और एक चांस देगा, अगर हम फिर से फेल हो गए तो हमें माशरा और एक चांस देगा, क्योंकि वहाँ पे फेलियर्स को अप्रिसिएशन दी जाती है। फेलियर्स इनिशिएटिव को वहाँ पे बहुत बड़ा फीडबैक दिया जाता है, इसीलिए वो रिस्क टेकर्स होते हैं। वो चांस पे चांस लेते हैं और एक न एक दिन वो कामयाब उस चीज़ में ज़रूर हो जाते हैं। लेकिन अगर हम एक ही बार फेल हो गए, हमें इतना लानतान पड़ता है घर वालों की तरफ से, मोहल्ले वालों की तरफ से, रिश्तेदारों की तरफ से, गांव वालों की तरफ से, कस्बे वालों की तरफ से, मौलवियों की तरफ से, टीचरों की तरफ से, और हम दूसरा चांस ले ही नहीं पाते हैं। और दूसरा जो प्रिंसिपल मैंने जो उसमें देखा, दैट इज, और दूसरा जो पॉइंट मैंने इस स्टार्टअप बुक में देखा, वो मैंने देखा कि सबसे ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सबसे ज्यादा जो उसमें जीडीपी रेट लगा था। जीडीपी जो, अगर आप, मैं यहाँ पे तो मैं आपको ग्राफ नहीं दिखा सकता, पूरी दुनिया में अगर रिसर्च और डेवलपमेंट में फंड्स रखता है वो इजराइल रखता है। और आप ये मानिए या मत मानिए, जिस मुल्क का सबसे ज्यादा बजट रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे हो वो सबसे टॉप 5 मुल्कों में है। और अगर हम यूएई की बात करें, वहां पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जीरो, वो कुछ भी एक्सपोज, सिर्फ उनके पास नीचे से माल निकलता है और लोगों को उनकी टेक्नोलॉजी को खरीदते हैं और अपने मुल्क में अडॉप्ट करते हैं और अपनी दौलत उनके बाकी सब कंट्री लुटाते रहते हैं, और उनका जीरो बिल्कुल बजट है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। और दूसरी बात जो मैंने उसमें देखी, अगर आप दुनिया के सबसे लीडिंग कंपनीज देखोगे, चाहे फेसबुक है, अमेजॉन है, गूगल है, जो भी सबसे लीडिंग कंपनीज है दुनिया जो सबसे बिलियन डॉलर्स पे जो काम करते हैं, उनके सारों के रिसर्च डेवलपमेंट सेंटर इजराइल में, पहले वो प्रोडक्ट इजराइल में बनाते हैं, बाद में बाकी मुल्कों में वो ट्रांसफर करते हैं। आप बोलोगे क्यों वो वहां पे रिसर्च सेंटर है? क्योंकि वहां के लोग बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है, क्योंकि वही उनको वो
चीज जो एक कंपनी को चाहिए अपनी कंपनी को आगे चलाने में, चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे आपका ट्विटर हो, सब का रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर इजराइल में है। अगर उनको नया चीज बनाना हो वहां से वो बनाते हैं और फिर दुनिया में पूरी दुनिया में उसको लॉन्च करते हैं, क्योंकि वहां के लोग और साइंटिस्ट वहां उनकी बहुत मदद करते हैं, क्योंकि उनके पास जीन है, वो उन लोगों ने इतनी रिफाइनमेंट की है माइंड को, वो कुछ भी कर सकते हैं, किसी चीज को भी पॉसिबल कर सकते हैं जो हम जिस पे हमें हंसी आती है कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन वहाँ इजराइल के R&D डेवलपमेंट रिसर्च सेंटर उन्हें वो करके दिखाया। इसलिए जो भी लीडिंग कंपनीज है उनके सारे सबों के रिसर्च डेवलपमेंट सेंटर इजराइल में जो भी प्रोडक्ट है वो वहीं पे बनाते हैं, और इसीलिए वो रिसर्च डेवलपमेंट सेंटर वहां पे लगाते हैं, क्योंकि वहां के साइंटिस्टों को, वहां के बच्चों को बिल्कुल रिसर्च एंड डेवलपमेंट बचपन से ही उनके दिमाग में, फिजियोलॉजी में, केमिस्ट्री में, जो भी साइकोलॉजी में उनके दिमाग में वो फिट होता है, क्योंकि वो बचपन से ही उनके जो स्टार्टअप यूनिट्स होते हैं वहां से निकलते हैं वहां के साइंटिस्ट, और वो इन्हीं चीज़ों पे काम करते हैं। इसलिए सब जो कंपनीज है वहां पे, क्योंकि उनके जीन में ही होता है वो फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, नए चीज़ों को बनाना और नए चीज़ों को लॉन्च करना। और जो अब तीसरी चीज है जो मैंने स्टार्टअप नेशन की बुक में देखा, वो है तीसरी चीज, उनका फोकस होता है, देयर फोकस इज ऑन एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी पे ज्यादा और रिसर्च पे ज्यादा, इसीलिए 1912 में जो हम आज बनाते हैं रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी बनाई, और फिर 1925 में इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बनाई, 1934 में जब हमारे मुल्कों में कोई कंसेप्ट ही नहीं था टेक्नोलॉजी का, 1912 में पहली यूनिवर्सिटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसराइल ने उस स्टार्ट की 1912 में, और उसके बाद दूसरी जो दुनिया की लीडिंग इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वहां पे 1926 में स्टार्ट हो गई ये दो यूनिवर्सिटियां जो सबसे पहले, और 1934 में वाइसली इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जब हमारे मुल्कों में टेक्नोलॉजी का कोई कंसेप्ट ही नहीं था, 1912, 1924 और 1934 में इसराइल ने ये टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट डेवलप किए, अडॉप्ट किए अपने मुल्क में। देखिए आज से 100 साल पहले उन लोगों ने स्टार्ट किया साइंस एंड टेक्नोलॉजी का रिसर्च। अब आप देखिए 100 साल पहले उनको पता था ये गेम चेंजर होगा हमारे लिए साबित इन फ्यूचर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब हम हमारे मुल्क अब ये ऐसे इंस्टीट्यूट्स को इंस्टॉल कर रहे हैं हमारे अब कंट्रीज जो एशिया के डेवलपिंग कंट्रीज है, उनको 100 साल पहले पता था कि आने वाले फ्यूचर में गेम चेंजर साबित हो जाएंगी ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी, क्योंकि सब चीज़ें अडॉप्ट होंगे इसी साइंस के फैक्ट्स पे। अब आप खुद पहले अगर इजराइल की बात करते, वो पहले इंपोर्ट करते थे वॉर इक्विपमेंट की चीज़ें, वो इंपोर्ट करते थे, फिर उनका कंसेप्ट आया क्यों ना हम अपने ही घर में मैन्युफैक्चर करें इक्विपमेंट की चीज़ें, वॉर एंड इक्विपमेंट की चीज़ें। उसके साथ उन लोगों ने, क्योंकि उनको पाबंदियों की वजह से और बैन की वजह से इन लोगों ने फिर मैन्युफैक्चर स्टार्ट किया ये एम्यूनिशन, और फिर उन लोगों ने एक जहाज़ बनाया लेवी फाइटर जेट, और जो बहुत ही महंगा था, लेकिन उनका वो प्रोजेक्ट फेल हो गया, जिसकी वजह से उनके 3,000 से ज़्यादा साइंटिस्ट बेकार हो गए, क्योंकि वो प्रोजेक्ट फेल हो गया। फिर उन साइंटिस्टों ने क्या काम किया, और जब ये 5-7 हज़ार साइंटिस्ट बिल्कुल इस प्रोजेक्ट की फेल होने की वजह से बेरोजगार हो गए, लेकिन इसराइल की एक क्वालिटी है, वो हमेशा एडवर्सिटी को अपॉर्चुनिटी में चेंज करते हैं। ये बिल्कुल जो ये 5,000 साइंटिस्ट थे ये फिर से मार्केट में दाखिल हो गए, और फिर इन लोगों ने और इन साइंटिस्टों ने नया नया स्टार्टअप कायम किया, नए कंपनीज कायम किए। न कि सिर्फ वो उनको लगा कि हम बेरोजगार हो गए, उन लोगों ने ऐसी अपॉर्चुनिटी बनाई, इस एडवर्सिटी को इस तरह अपॉर्चुनिटी में चेंज किया। इन लोगों ने सिर्फ ना अपना घर बनाया, बल्कि दूसरों के लिए रोजगार के अपॉर्चुनिटीज बिल्कुल उन लोगों ने बाकी लोगों के लिए भी तैयार कर दी, जिसमें बहुत सारे बेरोजगार लड़कों को जॉब मिल गया। लेकिन अगर हम यहाँ पे कोई बिजनेस में फेल हो जाए, या वो खुदकुशी करता है, या वो ऊपर से छलांग लगाता है, या डिप्रेशन में चला जाता है। लेकिन इनकी एक अच्छी हैबिट है, क्योंकि ये हमेशा इनको पता होता है एडवर्सिटी में अपॉर्चुनिटी होती है, ये वो बिल्कुल मानते हैं, इनके दिमाग में, इनके जीन्स में ये फिट है।
अंग्रेजी ज़बान में एक लफ्ज़ है हुब्रू, जिस अंग्रेज़ी ज़बान अंग्रेज़ी का एक लफ्ज़ है जिसको अंग्रेज़ी का एक लफ्ज़ है जिसको हुब्रू हुब्रू ज़बान से लिया गया है और उसकी स्पेलिंग है CHUTZPAH, CHUTZPAH। और इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है हुट्ज़बा, हुट्ज़बा, और सी को साइलेंट कर दिया गया और इट मीन्स असर्टिवनेस, कॉन्फिडेंस, बोल्डनेस एंड एरोगेंस। और उर्दू में इसका मतलब है शौक चश्मी। और इनमें ये इसी पे बिलीव करते हैं, क्योंकि अगर कभी कभी उनको लगे कि उनका बास भी ऑफिस में गलत कह रहा है, ये गलत रास्ते पे हमें चला रहा है, वो उसको उसी टाइम सुना देते हैं, क्योंकि ये किसी भी मुरावत में आके ना अपनी फीलिंग्स को छुपाते हैं और ना अपनी डिसीजन को छुपाते हैं और ना अपनी जो इनकी इनर कॉन्शियसनेस में जो हो ना उसको छुपा लेते हैं। इसीलिए वो किसी भी सोसाइटल प्रॉब्लम का हल जल्दी से जल्दी निकालते हैं। इसलिए जो मैंने ये वर्ड आपको बताया हुट्ज़बा, ये इनका चौथा प्रिंसिपल है जिसकी वजह से ये इज़राइल बहुत ही कामयाब है। और पांचवा जो प्रिंसिपल है वो है वहाँ पे मिलिट्री सर्विस में 3 साल देना। जिस तरह हम कहते हैं वहाँ पे मिलिट्री सर्विस में 3 साल देना कंपलसरी है, क्योंकि उनसे उनको जो 2 साल या 3 साल कंपलसरी है, क्योंकि जो फिर वो निकलते हैं वो सर्विस करके इनमें सेल्फ डिसिप्लिन आ जाता है। जो भी मिलिट्री सर्विस करता है 2-3 साल, इसमें डिसीजन मेकिंग पावर आ जाता है, क्योंकि उसके निकलने के बाद जब वो ये 3 साल मिलिट्री सर्विस में दे के उसमें निकलने के बाद ये कोई भी बिजनेस सेटअप करता है और उसमें कामयाब हो जाता है। क्योंकि मिलिट्री के जो लोग होते हैं, मैंने खुद भी यहाँ पे अपनी कंट्री में देखा, इंडिया में देखा कि उनमें बहुत डिसिप्लिन होता है, उनकी लाइफ डिसिप्लिन्ड होती है। इसीलिए इनको पहले 3 साल, क्योंकि वहां का इजराइल का हर कोई बंदा सिपाही है। अगर कभी भी जंग हो जाए तो उनको फौज ढूंढने की भी जरूरत नहीं है, वहां का हर कोई बाशिंदा सिपाही है, क्योंकि वहां पे मिलिट्री सर्विस कंपलसरी है। इसीलिए मैं ये अपने मुल्क, अपने इंडिया को कहना चाहता हूं, मेरे ख्याल से ये पॉलिसी यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट करनी चाहिए, क्योंकि ग्रेजुएशन से पहले 3 साल यहाँ पे कंपलसरी होनी चाहिए मिलिट्री सर्विस या फौज सर्विस ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि उसमें इंसान को कॉन्फिडेंस आती है, उसमें इंसान को डिसीजन मेकिंग पावर आ जाता है, और खासकर जो उसमें इंसान को आ जाता है पेशेंस। अगर खुदा ना खास्ते कभी हमें एडवर्सिटी का सामना करना पड़ता है और हमारे जैसे कंट्री के लोग बिल्कुल उसको फेस करने से पहले ही उनका हार्ट अटैक हो जाता है। और मिलिट्री सर्विस ज्वाइन करने से इंसान में बोल्डनेस आ जाती है, इंसान को पेशेंस आ जाती है, इंसान को अगर किसी जगह एडवर्सिटी हो उसमें निकलने की ताकत होती है कि कैसे वो अपने साथ दूसरों को भी निकाल लेता है। इतनी उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस होती है जो ये मिलिट्री सर्विस ज्वाइन करते हैं 3 साल या 4 साल। और मैं यहाँ के लोगों को ये रिक्वेस्ट करता हूँ, यहाँ के गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन से, मुझे लगता है ये इंपॉर्टेंट है, ये जो मैंने देखा यहाँ पे ये 3 साल हर किसी को फौज में देने चाहिए। उससे उसका सिर्फ बिजनेस पावर या लर्निंग पावर या सेल्फ कॉन्फिडेंस या डिसीजन मेकिंग पावर या बोल्डनेस, उनसे उनको सेल्फ डिसिप्लिन भी आ जाएगा और हमारा हर कोई बाशिंदा सिपाही सलार होगा। और तीसरी बात जो इसके साथ मैं बीइंग एज अ साइंटिस्ट मैं आपको से कह रहा हूं, जो भी 3 साल इस फौज में दे देगा, मिलिट्री सर्विस में दे देगा, उसका हेल्थ भी अच्छा होगा, क्योंकि वो डिसिप्लिन सीखेगा कि उठना कब है, एक्सरसाइज कब करनी है, कब खाना है, कितना खाना है, लंच टाइम क्या है, ब्रेकफास्ट का टाइम क्या है, डिनर का टाइम है। क्योंकि हम हर किसी चीज में भागते रहते हैं, हमारे पास कोई डिसिप्लिन नहीं है। मैं अहमद मुश्ताक, जो आज मैंने आपको ये 5 प्रिंसिपल बताए, मुझे पूरा यकीन है कि आप समझ गए होंगे कि इजराइल लोग इतने पावरफुल क्यों हैं, इतने उनको दुनिया में इतनी डिमांड क्यों है, क्यों मांग है उनकी पूरी मुल्क में, पूरी कायनात में, क्यों बड़े बड़े मुल्क उनको खुश करने के लिए कुछ भी करते हैं, क्योंकि ये डिसीजन पावर मुल्क की पॉलिसी को अडॉप्ट करने या इम्प्लीमेंट करने में
क्योंकि ये सबसे ज़्यादा डिसीजन मेकर होते हैं, तेज़ डिसीजन मेकर, और उस डिसीजन में बहुत ही कम एरर होती है। अगर हमें डिसीजन लेना हो, हम कभी 2 साल, 3 साल, 10 साल, 10 दिन, 20 दिन, अगर सिंपल सा कोई भी डिसीजन लेना हो, लेकिन ये डिसीजन क्विक लेते हैं विद इन सेकंड्स, और परफेक्ट और वेरी कम एरर होती है उस डिसीजन में। और जो मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लाने वाला हूं कि वो अपने बच्चों को कैसे तैयार करते हैं, उनकी एजुकेशन स्टैंडर्ड क्या है, एजुकेशन सिस्टम कहां से स्टार्ट करते हैं, और किस तरह से वो एक हामला औरत को किस तरह वो अपने समाज में इज्जत करते हैं, किस तरह किस माहौल में वो उसको बिठाते हैं, और किस तरह वो जब उनके पेट में बच्चा होता है कौन सी एक्सरसाइज करवाते हैं, कौन सी किताब पढ़वाते हैं वो अपनी इस माँ से, अपनी इस प्रेग्नेंट औरत से, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ला रहा हूं। ताकि मैंने कसम खाई है जब तक हमारी कौम सुधर न जाए मैं पीछे ही रहूंगा इनके, और इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है आप अपने प्रिंसिपल्स का फॉलो करोगे। और ये जो नई जनरेशन है ये बहुत ही इंटेलिजेंट है, काबिल है, लेकिन ये ऐसी शॉर्ट चीज़ों को छोड़ो, ड्रीम 11 वगैरह जिन पे मैंने वीडियो दे दिए है, और मेहनत करो, अपनी सोल पे रिफाइनमेंट करो। और मुझे पूरा यकीन है आज आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करोगे, और पूरा यकीन है बेल आइकन को भी बताओगे, क्योंकि मैंने आज तक की कभी नहीं कहा, क्योंकि मैंने डिसाइड किया है जिन कश्मीर के माओं को बेटों ने छोड़ा है, या जिनका बेटा नहीं है, या जिनका बच्चा नहीं है, बाय लॉ, बाय ऑलमाइटी, मैं उनका एक बेटा हूं यहाँ पे अहमद मुश्ताक। जहां भी कोई जिस माँ के पास पैसा ना हो डॉक्टर के पास जाने के लिए, जिस माँ के पास कुछ कपड़े ना हो, वो इस पे मेरा नंबर दिया है, वो मुझे कॉल करे। मैं हर किसी माँ का अहमद बेटा है, कोई भी कश्मीरी माँ ये ना समझे कि हमारा कोई बेटा नहीं है। मैं अहमद मुश्ताक उनका बेटा हूँ, और मैं हमेशा रहूंगा मरते दम तक में। जो माँ मुझे लगा, जिस माँ की मुझे सख्ती लगेगी, जिस माँ को मुझे लगा इसके बेटों ने इसके साथ ज्यादती की है, वहां ये अहमद पहुंच जाएगा, ये मेरा वादा है। और मुझे पूरा यकीन है कि आप इस मेरी चैनल को सब्सक्राइब करोगे और शेयर भी करोगे, क्योंकि मुझे कभी कभी ज़रूरत पड़ती है बहुत सारी चीज़ों की के लिए, जिनके लिए मुझे इन माओं के पास जाना पड़ता है, जिनके लिए बहुत सारे ज़रूरतमंद लोगों के पास मुझे जाना पड़ता है। अगर आप अच्छा समझोगे, और क्योंकि आपको जेब से पैसे नहीं देने हैं, हो सकता है सब्सक्राइब होने के बाद अगर कहीं से कुछ आ जाए, ताकि मैं इन माओं की मदद कर सकूं, कश्मीरी माओं की जिनका एक बेटा है वो है अहमद मुश्ताक। बाकी वसलाम, ऑलवेज 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 टेक केयर योर पेरेंट्स। बाकी वसलाम।